नमस्कार भैया बहनों। तक हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में काफ़ी टॉपिक्स देख लिए थे उसके, ठीक है। अब इसके आगे का जो है देख लेते हैं, राइट। वही थ्योरी ऑफ डिमांड है, चैप्टर नंबर 5। और मैं स्वप्नेश कुमार आप सभी के सामने, ठीक है, भाऊरव देवरस से, ठीक है। आई एम वर्किंग एज ए पीजीटी इकोनॉमिक्स इन भाऊरव देवरस, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब जो था कुछ रीजंस थे लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। वो कौन कौन से रीजन हैं? सबसे पहला है जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देन है आपका इनकम इफेक्ट, उसके बाद है आपका एडिशनल कस्टमर्स, और देन आपका डिफरेंट यूजेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक कारण है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के लागू होने का। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? इसका मतलब ये हो जाता है कि जब हम एक ही वस्तु को लगातार, ठीक है, उसका प्रयोग करते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाती है? आपकी कम होती चली जाती है, यानी कि डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बात किसकी हो रही है? When a law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? हर एक यूटिलिटी के साथ जिसे वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, ठीक है, हर सक्सेसिव यूनिट के साथ आपकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, जो डिमांड है एक कमोडिटी के लिए वो डिपेंड करता है इस यूटिलिटी पे, जहां जिसकी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, ठीक जी। तो इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर, ठीक है। ऑब्वियसली एक बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि यदि एक व्यक्ति अगर उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी भी कमोडिटी का प्रयोग कर लेने के बाद, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? ही विल पे मोर, वो ज्यादा पैसा पे करेगा, ठीक जी। ये हुआ आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब बेसिकली यही होता है कि जब एक वस्तु के प्लेस पे किसी दूसरी वस्तु का क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है, और वो आपको पहले वाली वस्तु के जैसा ही सेम सेटिस्फेक्शन देने का कार्य कर रही है, और रिलेटिवली वो क्या है? चीपर भी है, ठीक है। अब क्या कहता है ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर, ठीक है। ऐसी प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं जो एक की जगह दूसरे का जिसका प्रयोग किया जा सकता है। When it becomes relatively cheaper, ठीक जी, जब वो क्या हो जाए? रिलेटिवली उसके क्या हो जाए? चीपर हो जाए या सस्ती हो जाए, ठीक है। जो सस्ती हो जाएगी कंज्यूमर क्या करेगा? उसकी डिमांड बढ़ा देगा, ठीक जी। अब वो क्या कहना चाहता है इसके बाद? When price of the given commodity falls, जैसे ही प्राइस क्या करता है आपका? फॉल करता है, तो इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। भाई दूसरे के कंपैरिजन में वो क्या हो गया? सस्ता हो गया। तो अब क्या होगा? वो उसका क्या हो जाएगा? पहली वाली वस्तु का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो डिमांड होगी एक कमोडिटी की वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक जी। ये भी एक कारण है, ठीक है, एक डिमांड का या लॉ ऑफ डिमांड के लागू होने का। इसके बाद है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट भी अपने आप में बहुत ही जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकम इफेक्ट ऑब्वियसली अगर बात की जाती है इनकम इफेक्ट की, ठीक है, तो इसका डिमांड पर काफी असर देखने को मिलता है। तो ये केस कैसे है? नॉर्मल गुड्स और जो है आपका इंफीरियर गुड्स के केस में लागू होता है। आपकी अगर इनकम राइज कर रही है तो आपकी नॉर्मल वस्तुओं की डिमांड क्या कर जाती है? राइज कर जाती है, ठीक है। और अगर आपकी इनकम क्या कर जाती है? फॉल कर जाती है, ठीक है, तो आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? राइज कर जाएगी, और जो दूसरी वस्तु है यानी कि नॉर्मल गुड्स है उसकी डिमांड क्या कर जाएगी? आपकी फॉल कर जाएगी, ठीक है। अब ये इनकम इफेक्ट देख लेते हैं। इट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है। यानी कि बदलाव आ रहा है, रियल इनकम क्या कर गई है? राइज कर गई है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? ज़्यादा पैसा पे कर सकता है, उसके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी हो गई, ठीक है। तो वो क्या करेगा? उस वस्तु की डिमांड क्या करेगा? वहाँ पे
करेगा, ठीक है। और व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, और प्राइस फॉल कर जाए कमोडिटी का, तो सीधी सी बात है परचेजिंग पावर कंज्यूमर की फिर बदल गई, फिर ज्यादा हो गई, तो वो क्या करेगा, उस वस्तु को और ज्यादा खरीदना पसंद करेगा। तो कहीं ना कहीं इनकम इफेक्ट भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड के लागू होने का। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ये है एडिशनल कस्टमर। एडिशनल कस्टमर क्या हो जाते हैं आपके, भाई ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हो जाएंगे तो क्या होगा कि वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे भला, कि भाई अब जैसे इसका एक उदाहरण ले लीजिए आप, इंडिया है और एक अमेरिका है। अमेरिका में जो है 50 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया में है लगभग 125 करोड़ के आसपास लोग, ठीक है, निवास करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा, जहां पर कंज्यूमर कम होंगे, जहां पर लोग कम होंगे या जनसंख्या कम होगी, वहां पर डिमांड क्या होगी, कम होगी, और जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद होता है डिफरेंट यूजेस। अब डिफरेंट यूजेस का मतलब ये हो जाता है जब किसी भी वस्तु के बहुत ही ज्यादा प्रयोग होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, बहुत ही ज्यादा प्रयोग होंगे तो उस वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी। जैसे मिल्क है, मिल्क से बहुत सारी चीजें बना ली जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी उसकी, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है, सेवरल यूजेस हैं। बल्ब भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, स्मार्ट बोर्ड भी चलाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, लॉ रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक जी। इसके बाद आता है आपका एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब ये हो जाता है आपका जहां पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, ठीक है, वो है आपका क्या, एक्सेप्शंस कहलाते हैं, यानी कि अपवाद कहलाते हैं, ठीक है। जनरल रूल ये कहता है हमारा कि जो है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ठीक है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ठीक है, और जो है द रिवर्स में ऑकर अ राइज इन प्राइस में इंक्रीज द डिमांड, ठीक है। तो कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो उसकी डिमांड क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी, तो वहां से लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है आपका, हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक जी। तो यहां पर हम वही एक्सेप्शन देखेंगे, अपवाद देखेंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, गिवन गुड्स आ जाता है, ठीक है। और गिवन गुड क्या हो जाता है आपका, देखते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ गुड है, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड है, यानी एक प्रकार की घटिया वस्तु, ठीक है। इंफीरियर शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। एक कंज्यूमर जो कि स्पेंड करता है एक अपनी इनकम का, यानी कि अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी डिमांड राइज कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही प्राइस इनका क्या करता है, राइज करता है, ठीक है, वैसे क्या होता है, डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पर क्या होगा, इनके फिन गुड्स का अगर प्राइस क्या कर जाता है, बढ़ भी जाता है, इनके डिमांड पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक है आपका यहाँ पे स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन, ठीक है। ये एक प्रकार के ऐसे गुड्स हैं जो हमारे समाज में अपना एक स्टेटस सिंबल होते हैं, ठीक है। जैसे डायमंड रिंग हो गई, गले का जो है एंटिक पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी स्टेटस सिंबल गुड्स हैं जो आपका समाज में एक स्टेटस बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो भाई अगर इनका प्राइस अगर बढ़ भी जाता है तो इनके डिमांड पे किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक जी। तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ रहा है तब भी लोग वो क्या कर रहे होते हैं, इसे परचेज कर रहे होते हैं, इन्हें परचेज कर रहे होते हैं, ठीक जी। अब अगला है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ शॉर्टेज, ठीक है। अगर हाँ ये डर है कि भाई कि चीज़ों की क्या हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, ठीक, तो क्या होगा, अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाता है तो इसका उसकी डिमांड पर, उस वस्तु की डिमांड पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो भाई अब ये है
हम ऐसा देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है। एक अफवाह फैली थी आज से कुछ साल पहले, ठीक है, जिसमें अचानक से क्या हो गया था, कहा गया था कि नमक की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, उसका दुकानदारों ने प्राइस बढ़ा दिया, 400 रुपये किलो, ठीक है, हो गया, और वो मार्केट में बिक भी गया, ठीक है। तो प्राइस बढ़ भी गया और डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द फियर ऑफ शॉर्टेज, ठीक है। इसके बाद है आपका इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस का मतलब ये हो जाता है कि जब एक कस्टमर या एक कंज्यूमर क्या करे, कोई वस्तु खरीदने के लिए गया और उसका प्राइस उसे लग रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस प्राइस को वो इग्नोर कर देता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो उसकी इग्नोरेंस के कारण वो क्या कर लेता है, उसे परचेज कर लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो वो उसकी डिमांड पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर उस वस्तु के प्राइस को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है और वस्तु को क्या कर रहा है, खरीद रहा है या उसकी डिमांड कर रहा है, ठीक है जी। तो ये भी क्या हो गया, एक अपवाद हो गया, ठीक है। प्राइस ज्यादा है तब भी कंज्यूमर ने क्या कर रहा, उसको इग्नोर किया और उस वस्तु को क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है जी। एक फैशन रिलेटेड गुड्स, फैशन रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अक्सर क्या रहते हैं, आपके फैशन में रहते हैं, ठीक है। जो उनकी डिमांड अगर प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो उनकी डिमांड पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस बढ़ रहा है कोई बात नहीं भाई, मैं अच्छा लग रहा हूँ देखने में, मेरे को ब्लेजर में मैं अच्छा दिखता हूँ, ठीक है, या मैं इस वाली शर्ट में अच्छा दिखता हूँ, चाहे उसका प्राइस कितना ही महंगा हो, तो लोग बाग उसे या कंज्यूमर उसे क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये भी एक अपवाद है, ठीक है, कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है जी। एक है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का मतलब ये हो जाता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, नेसेसरी हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। और जैसे आपका यहाँ पर राइस हो गया, वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, ये इस तरीके की वस्तुएं हैं, ठीक है, जो हम जिनकी नीड ही होती है, ठीक है। अगर भाई बीमार पड़ रहे हैं तो दवाई की जरूरत तो पड़ेगी, चाहे कितनी महंगी हो, लेकर के आओ भाई, ठीक है जी। इसी तरीके से खाना खाना है, ठीक है, भोजन करना है हमें, तो गेहूं की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे परचेज करते ही करते हैं। तो इसका अगर प्राइस राइज भी कर जाता है तो हम इसकी डिमांड पर इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक जी। चेंज इन वेदर में अगर बदलाव आता है, अगर रेन से क्या आ गई है, ठीक है, जो है आपका विंटर्स आ गई हैं आपकी, ठीक है। तो विंटर में जो है क्या रहता है आपका, हम ऊनी कपड़ों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। प्राइस अगर हाइक भी कर गया तो हम उस वस्तु की क्या करते हैं, वहाँ पे डिमांड कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, उसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक तरीके का अपवाद है। और इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हुए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है गिवन गुड्स को और गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन को, जो अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है जी। इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।